विकास मंत्री जी हमारे बीच हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और बिना कौशल विकास के ये संभव तो नहीं है। आप कौशल क्रांति की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल का हब बन जाए, इसकी आप बातचीत करते हैं। आपने एक पत्रिका भी निकाली है, हुनर पत्रिका, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है, जरा बताइए इसके बारे में। नमस्कार। सर्वप्रथम नवभारत की पूरी टीम को, सारे ऑडियंस को, जो श्रोता दर्शक इस शो को देखेंगे, उन सभी का मैं अपने विभाग की ओर से, अपनी ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो विषय आपने रखा है, देखिए, एक बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है, लेकिन उस चैलेंज के सामने समर्पण करने के बजाय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद 17 में आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस चैलेंज को स्वीकार भी करने का काम किया और स्वीकार करने के साथ उसका समाधान भी खोजने का काम किया। स्किल्ड का सेक्टर है, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये बड़ा फील्ड है और हर फील्ड के अंदर स्किल लोग चाहिए। और स्किल का मतलब ये नहीं होता कि जिनको ट्रेनिंग होगी वो स्किल्ड होगा, वो किसी भी सेक्टर में कहीं भी बैठ करके अपने आप को प्रशिक्षित करने का काम कर सकता है। हम सब जानते हैं कि सब लोगों को सरकारी सेवाएं नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी की एक लिमिटेड संभावनाएं होती हैं। और फिर दूसरा सेक्टर, तो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करके आगे बढ़े, कंपटीशन की तैयारी की, बहुत सारे, कोई एमए जाता है, कोई एमबीए करता है, कोई मास्टर्स करता है, कोई पीएचडी करता है, और कई बार वहां जाने के बाद भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। फिर सेकंड सेक्टर आता है कि जो बच्चे उतने प्रो नहीं हो पाए, ग्रो नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं हो पाए, ऐसा। तो ऐसे सब युवकों को, युवतियों को, बालिकाओं को हम स्किल करने का काम करते हैं। और 2020 एनईपी के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, प्रधानमंत्री ने इसको 4 कदम और आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ ही हम बालकों को शिक्षित करने का काम करेंगे। यानी अभी वर्तमान में जो बजट अभी 3 दिन पूर्व जिसकी घोषणा हुई, उससे पूर्व भी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की प्रेरणा से हमने कक्षा 9 से लेकर के 9th, 11th, 10th, 12th, 9 to 12th ऐसे सब स्टूडेंट को प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर पढ़ाई के साथ साथ ही स्किल करने का काम शुरू किया। तो ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चे, मैं कहूँगा, स्किल हो सकते हैं। वो बच्चे, कोई आईआईटी में जाएगा, कोई सीपीएमटी का क्वालिफाई करेगा, कहीं और जाएगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, सेकंड लेफ्टिनेंट बनेगा, जो बने, हमारी शुभकामनाएं, पर नहीं कर पाता है, तो अगर उसने स्किल के सेक्टर में हमारे साथ ट्रेनिंग लेने का काम किया, कितनी तो अपार संभावना है उसको आगे बढ़ने की। कपिल जी, कितनी ट्रेनिंग दे दी गई? अभी हम इस वर्ष में कम से कम 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, जो हम प्रोजेक्ट प्रवीण में करते हैं। और हमारा स्किल जो सेक्टर है, उसके अंदर लगभग 2 लाख बच्चों को अलग से, प्रोजेक्ट प्रवीण में 2 लाख लोगों को अलग से, और जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके अंदर भी 1,56,000 सीटें हमारी हैं, उनमें हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास 3.5 लाख सीटें हैं, यानी 5 लाख आईटीआई के अंदर और लगभग 4 लाख इसके अंदर। ऐसा मिला के 8.5-9 लाख बच्चों को प्रति वर्ष हम ट्रेनिंग दिलवाने का काम करें। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग की बात करते हैं। कुछ आंकड़ा भी आप रख रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं और मुजफ्फरनगर में हर बार सावन के महीने में एक विवाद भी होता है। दुकानदार जो है, कांवड़ यात्रा का रूट है और नेम प्लेट की बातचीत होती रही है। तो कौशल विकास मंत्री कहे कि नहीं, हाँ, नेम प्लेट लगाना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती आप? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए, धोखा किस लिए, हमने कोई विवाद बयान नहीं दिया, पर मैं कहाँ खाऊं, कहाँ बैठूं, कैसा मुझको भोजन परोसा जाए, किसका अधिकार नहीं। आप फ्री हैं कहीं भी जाने के, लेकिन धोखा किस लिए? आप उसकी चर्चा का ज्यादा विषय नहीं है, पर आपने दुकान का नाम रखा शंकर शुद्ध भोजनालय और बजरा नॉन वेज। पर मान लो लखनऊ से जाने अपने परिवार के साथ, अपनी श्रीमती जी के साथ, अपनी माता जी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, बाकी ऑडियंस यहाँ बैठी है, और आपको पता नहीं, आपने देखा शंकर शुद्ध भोजनालय और आप वहाँ रुके और वहाँ पे नॉनवेज बन रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको पता लगेगा नॉनवेज ही बनता है, आप नॉनवेज नहीं खाते। तो ऐसे समय में हमने कहा कि जो आप कुछ भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आप हैं उसका नाम लिखिए, उसी का दुकान लिखिए। अब नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज लिखिए कि नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन वेजिटेरियन लिखे, नॉनवेज लिखे, तो जिसको जहाँ इच्छा होगी वो खाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। तो लेकिन जो चीटिंग होती है, धोखा होता है, अंधेरे में रखा जाता है, हमने उस पर आपत्ति करने का काम किया। उसमें हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। अन्य लोगों ने उसको
हिंदू मुस्लिम का नाम देने का काम किया। ऐसे कई लोग हिंदू दुकानदार भी होते हैं नहीं, मैंने जो नॉनवेज बेचते हैं। कपिल जी, मैंने तो अभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, चूंकि ये आरोप लगाया जाता है, उसी की चर्चा आप कर रहे हो। सपा के भले द्वारा आपने मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप दूसरा क्वेश्चन पूछते तो मैंने पहले आपको जवाब दिया उसका। सपा के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि मंशा ठीक नहीं है उसके पीछे, मंशा बिल्कुल ठीक है, समाजवादी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। वो समाज में तुष्टीकरण और समाज में जातिगत भेद ये सब पैदा करना चाहती है। हमारे किसी कृत्य में, भारतीय जनता पार्टी के किसी काम में, किसी शैली में कहीं कोई ऐसा व्यवहार नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सरकार की किसी योजना में किसी जाति और धर्म के नाम पे पक्षपात नहीं है। जो योजनाएं हैं वो सबके लिए पूरी पारदर्शिता से। एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जाति के आधार पर किसी सरकारी योजना मेरे साथ भेदभाव हुआ हो। आप 150 सरकारी आईटीआई का लेवल अप कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज और उनके साथ जो है बहुत सारी बातें आती हैं जब आईटीआई में प्रवेश की बातचीत होती है। क्या स्टेटस क्या है इसका? देखिए, पूर्व में इस विभाग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं था, पर जैसे मैंने शुरू में चर्चा की कि प्रधानमंत्री जी ने इसको जब गोद लेने जैसा स्थिति होती है, यानी उसके प्रति बहुत ज्यादा चिंता जाहिर करना या उसकी आगे बढ़ाने का काम करना। और टाटा का मैं धन्यवाद करूंगा कि टाटा ग्रुप ने हमारे लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया अपने CSR फंड से, और सबसे पहले पूरे प्रदेश के अंदर वो हमको ही मिलने का काम हुआ। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय कि काम मेरे मंत्री रहते हुआ, और हमने उत्तर प्रदेश की 150 आईटीआई एक बार और सेकंड फेज से 62 ऐसे मिला करके 212 आईटीआई को और 5 CIIT जिनमें 226 करोड़ रुपए का एक CIIT है, ऐसा मिला करके हमने किया। और एक आईटीआई के अंदर भी हमारे लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कुछ हमने किया, कुछ टाटा ने किया, यानी 87% टाटा ने, 13% यूपी गवर्नमेंट ने। और आप जाके देखिए, मैं सबसे निवेदन करूंगा एक बार जाइए अपने अपने क्षेत्रों में, जनपद में, और आपके टीवी के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा, खासतौर से जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक में विधायक, सांसद, एक बार जाइए, मैं आपको इन्वाइट करता हूं, और आप पूरा दृश्य बदलाव पाएंगे। जो नई टेक्निक के आज सेक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सोलर है, ड्रोन है, और जो प्लम्बिंग है, हॉस्पिटलिटी है, मेडिकल केयर है, जो आज मार्केट की डिमांड है, उनमें हम बालकों को, युवकों को, युवतियों को प्रशिक्षित देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मैंने काम ये भी किया अपने विभाग में कि जो इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर समिट हुई तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, हमने उनसे मैपिंग कराने का काम किया, सर्वे करने का काम किया कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हो, कैसी मैन पावर आपको चाहिए। तो हमने उन्हीं का एक सर्वे करा, जिले वाइज सर्वे कराया, जिलाधिकारी से डिमांड मंगाई, और उस जनपद के अंदर उसी प्रकार की हम ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं कि ताकि वहां के बच्चे वहीं पर ही सेट हो जाए, वहीं पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको प्रदेश के बाहर या जनपद से अपने बहुत दूर ना जाना पड़े। मान लो एक व्यक्ति यहाँ से 200 किलोमीटर लखनऊ में आएगा तो उसको आना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे मकान किराए पे लेगा। अब देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कई सारे डेटा आपने दिया, पैसा कितना खर्चा किया, तो ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं? फिर जब सियासत की बातचीत आती है, सपा पर हमला बोलना होता है, तो फिर आप तुलना औरंगजेब से करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम अल्लाह बुला नहीं करते, पर जो सही बात है, जो विपक्ष है हमारा या ऑल पॉलिटिशियंस हैं, उनको चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हर चीज में अपनी मतलब सरकार की कमी ढूंढना, अच्छाई की कोई चर्चा नहीं करना, निगेटिविटी करना। जब केवल निगेटिव माइंडसेट के साथ काम करो, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे परिवार हो, परिवार के अंदर भी एक परिवार होता है, उसके अंदर 6, 8, 10 लोग होते हैं। तो औरंगजेब ही कह देना, औरंगजेब से तुलना कर देना, इसके पीछे क्या है? क्या वोट बैंक है या किसकी तुलना? आप सपा की तुलना कर देते हैं जब औरंगजेब से? नहीं, ऐसा नहीं, औरंगजेब की अपनी भूमिका सपा से तुलना कभी नहीं की, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर औरंगजेब की भूमिका क्या है? औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाले लोग इस हिंदुस्तान में, उनको संरक्षण नहीं मिल पाएगा। औरंगजेब इस देश में आतताई था, आतंकी था, माताओं की, बहनों की, बेटियों की असमत लूटने वाला था। ऐसा व्यक्ति अगर उसको महिमा मंडित करने वाला व्यक्ति काम करेगा तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है, और मैं ही क्यों करूंगा, पूरा प्रदेश और पूरा देश करता है। ठीक, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातचीत बहुत हो रही है, आप किस तरीके से इसको सेंटर से अलाइन कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण जो काम हुआ, देखिए अभी आपने औरंगजेब की चर्चा की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पार्ट की चर्चा मैं कर चुका, उसको रिपीट नहीं करूंगा जो हमारे विभाग के अंदर हुआ। दूसरा ये भी हुआ कि जो आतताई थे, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर, उनका इतिहास पढ़ाया जाता रहा पूरे। कभी किसी ने देखा ही नहीं इस बात को कि इनके इतिहास से आप आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हो।
आप छत्रपति शिवाजी का जीवन पढ़ाइए, आप गुरु गोविंद सिंह का जीवन पढ़ाइए, जिसने अपने चारों बेटों को देश के लिए बलिदान करने का काम किया। अब नानक देव का इतिहास पढ़ाइए, आप झांसी की रानी का इतिहास पढ़ाइए, आप अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ाइए। पर जो आताताई थे, उनका पिता कौन था, उनका बेटा कौन था, किसने किसको मारा, किसने किसका कत्ल करके किसने कब्जा कर लिया, इसका मतलब क्या है? नहीं तो यहीं पर तो वो कहते हैं कि आप इतिहास को मिटा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व पढ़ाना चाहते हैं। इतिहास नहीं, हम राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, इतिहास नहीं मिटा रहे हैं। राष्ट्र का गौरव, हमारा गौरवशाली इतिहास। हम गुलामी पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी पर हम गर्व ना करें, जो गुलामी के निशान थे उनको मिटाने का काम करना है। और जो हमारे ऐतिहासिक और हमारी पृष्ठभूमि और देश को गौरव देने वाले लोग हैं, उनका हमको सम्मान करना है। हम तुलना कई बार करते हैं, लोग उसकी भी चर्चा करते हैं। अब अफजल गुरु की प्रशंसा करेंगे या APJ अब्दुल कलाम की चर्चा करेंगे, बताइए किसको आदर्श मानेंगे? मुसलमान के अंदर भी आदर्श लोग हैं, पर जो अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, इसका नारा लगाएंगे, उनको महिमा मंडित करें। जो APJ अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, उनका महिमा मंडित करें। तो जनता को तय करना पड़ेगा देश के अंदर। आप ट्रेनिंग की बातचीत कर रहे थे, आप डेटा गिनवा रहे थे कि इतनी ट्रेनिंग एजेंसियां हैं, इतने स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन कर दिया। एक डेटा मेरे पास भी है कि यूपी में करीब 49 ट्रेनिंग एजेंसियां ब्लैकलिस्ट हो गई, ऐसा? हाँ, तो वो भी हमने की है। जिन लोगों ने टारगेट लेकर के और झूठा डाटा हमारे देने का काम किया, हमने उसका सर्वे कराया, बहुत डेप्थ में जाकर सर्वे कराया, हमने उनकी समीक्षा कराई। जिला स्तर पर हमने CDO से पूछा, DM से पूछा, हमने खुद जाके सर्वे कराया और ऐसी कंपनी को आउटराइट रिजेक्ट करके ब्लैकलिस्ट किया, ताकि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो कहीं पे काम ना कर पाए। जो काम करेगा उसको संरक्षण देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको सिस्टम से आउट करने का काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत हो रही है और देश में, पूरे वर्ल्ड में एक सप्लाई चेन कैसे भारत बन जाए, यूपी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपना रोल निभाएगा? अब दो तो विकसित भारत की भी आप कॉन्क्लेव, उत्तर प्रदेश में आपकी कॉन्क्लेव है और बहुत सारे विषय हैं, घंटों का विषय है। मुझको लगता है पिछले 9 वर्ष के अंदर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि परसेप्शन बदला प्रदेश का। सरकार का मतलब, मंत्री का मतलब, विधायक का मतलब गुंडे, माफिया, कब्जा करने वाले, धन लूटने वाले, बेईमान, ऐसी छवि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले पॉलिटिकल लोगों की और सरकारों को हुआ करते थे। सबसे पहले परसेप्शन बदला मोदी जी ने कि लाल बत्तियां उतरवाई। पहले किसी हिम्मत थी क्या? लाल बत्तियां टू 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 करती हुई गांव के अंदर, शहर के अंदर। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था, मेरा सवाल कपिल जी मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, इसलिए मेरा सवाल था, आप कौशल विकास मंत्री हैं और मैन्युफैक्चरिंग तभी ज्यादा बढ़ेगा जब कौशल लोगों के अंदर होगा। तो मैं इसीलिए मैंने पूछा कि सप्लाई चेन में भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, यूपी का कितना रोल होगा? नहीं, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसी में ही परसेप्शन बदला तो इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। मैं उसी विषय पे आ रहा था आपके। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना, उसी के अंदर से सप्लाई चेन का विषय हो, चाहे लोगों को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का विषय हो, वो सब चीजें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लोग आए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। महिलाओं को बहुत बड़ा सेक्टर, उनको संरक्षण देने का काम हुआ है, लोगों की ट्रेनिंग हुई है। जो हमारा MSME डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी इंडस्ट्री को बुला करके उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करने का काम हुआ है। आज 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। यानी चीजों को लगातार सिस्टम वाइज चेन बना करके उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आज किसी को प्रदेश में डर नहीं लगता है, जिसके कारण से चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो, चाहे MSME हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री का विषय हो, एक सिस्टम के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ और सरकार का संरक्षण, उसमें बहुत सारी चीज और भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, सबका सम्मान है। ठीक, तो इन सब चीजों को कौशल विकास और रोजगार जुड़ा हुआ है। मनरेगा की जगह BBG राम जी आया, उस पर बहुत सियासत हुई, विपक्ष ने हमला बोला, तो आप लोग बार बार यही पूछते हैं कि राम के नाम से चिढ़ क्यों है? अखिलेश यादव को लेकर सवाल कि राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे? देखिए, जब जी राम जी आया तो उस योजना को परिवर्तन करने का काम किया गया। मनरेगा में कुछ ऐसे विषय थे जिनको कई बार चाहने के बाद भी उनमें भ्रष्टाचार रुक नहीं पाया। अब आप ये भी कह सकते सरकार तो आपकी क्यों नहीं रुका, तो कई चीजें होती हैं, चाहे मिट्टी का काम है, तालाब साफ करने का काम है। अब कितनी ट्रॉली निकली, कितना उसके अंदर मलबा निकला, कितना उसके अंदर भरा हुआ, वो चीजें ऑन स्पॉट नहीं होती हैं। तो उसको परसेप्शन को बदला गया, उसकी योजना को बदला गया, नया नाम उसको दिया गया। और वो उसका शॉर्ट नेम जी राम जी है, पूरा नाम उसका नहीं है वो। पर उसमें समाजवादी पार्टी ने कि साहब राम के नाम से इनको आपत्ति है। मैं कहा चलो भाई, राम का नाम तुमको प्रिय नहीं है तो उसमें तुम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जोड़ दो, अगर राम के नाम से आया। पर उनको तो आपत्ति करनी है, तो राम के नाम से उनको नफरत होती है। तो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि किसानों के जो श्रमिक है उसको 100 दिन से ज्यादा 125 दिन का श्रमिक। नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था कि उस कानून पर बातचीत करने की बजाय फोकस इस बात पर ज्यादा रहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों नहीं गए।
अब नहीं, उनकी इच्छा है, मेरा विषय नहीं है, उनकी इच्छा है। अरे भगवान आप राम लोग ही की- आप लोग भगवान ही राम सवाल की- पूछते रहे कि अखिलेश भगवान यादव राम क्यों की नहीं जिस गए पर राम कृपा मंदिर? होती है वो राम के दर्शन करने जाता है, जिस पर राम की कृपा नहीं वो नहीं जाता, उसका दुर्भाग्य क्या बात है? तो अखिलेश यादव पर नहीं है राम की कृपा, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो फिर जीत कैसे जिन गई? लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम तो फिर किया, जीत कैसे गई उनकी राम पार्टी? भक्तों पर जिन लोगों ने गोलियां चलवाने का, नहीं कपिल जी, फिर जीत जीतने कैसे का गई मतलब उनकी नहीं पार्टी? होता है, केवल जीतना ही जीवन का आधार नहीं होता है। वो तो कहते हैं राम जी ने आशीर्वाद दिया इसलिए हम अयोध्या में जीत गए। जीतने का केवल आधार नहीं, राम की भी थे, उस समय रावण भी थे, अन्य लोग भी थे, आताताई लोग भी थे, सीता माता का हरण करने वाले लोग भी थे, भगवान कृष्ण के समय भी कृष्ण भी थे, कंस भी थे। ये जो दो वर्ग हैं, एक इधर और एक इधर, ये हमेशा होते रहे, आज भी हैं। तो उधर सब रावण है, कंस है। नहीं, ये रावण कंस नहीं, मैंने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, कोई मैंने रावण कंस नहीं कहा किसी को, पर मैं समझाना चाहूंगा कि समाज को तोड़ने वाले लोग भी हैं, समाज में षड्यंत्र करने वाले लोग भी हैं। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने जिन्ना को अपना आदर्श बताया था। अब आप कल्पना करिए मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्ना तो को उधर उन्होंने से अपना फिर तो आदर्श आता है कि बताया जिन्ना की कि मजाक जिन्ना पर हमारा इधर से- आदर्श है, उनको छत्रपति शिवाजी आदर्श नहीं उधर लगते से हैं। इसका भी क्रॉस आता है कपिल जी की जिन्ना की मजार पर इधर से चादर चढ़ा दी जाती है। अब ठीक है, जो हुआ, कोई व्यक्ति है, उनका विषय अलग हो सकता है, पर मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी उसकी बात आपका करें, विषय अलग, अखिलेश आप- यादव जी उसकी बात करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन्ना वो अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबी उनकी पार्टी है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज जिन्ना को आदर्श मानेंगे तो निश्चित रूप से आपत्ति का विषय होगा। कैग की रिपोर्ट एक आई 2024 में, संकल्प योजना के तहत कई जिलों में बिना स्किल गैप असेसमेंट किए ही योजनाएं लागू कर दी गई। तो सवाल है कि क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया, या तो आप पर्टिकुलर नाम बताइए, संकल्प योजना हो, DDGKY हो या UPSDM हो, उन सब के अंदर हमने पूरी ऑनेस्टली की, जिम्मेदारी से बात मैं कह सकता हूं कि हमने किसी को संरक्षण नहीं दिया, ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी भी रूप में प्रदेश के अंदर या विभाग के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है या योजनाओं को परिता लगाने का काम करता है। हमने ऐसे सब लोगों को ब्लैकआउट किया, उनका नाम लिस्ट से निकाला, आगे उनको टारगेट नहीं दिए, और जिन लोगों ने काम किया उनकी हमने ABCD कैटेगरी बनाई। फर्स्ट प्रायोरिटी पे A को रखा, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे B को रखा, और CD को तो मैंने टारगेट फिर दिया ही नहीं। तो चीज़ों को काफ़ी हमने सुधार किया है, काफ़ी चीज़ों को हमने लेकिन ब्लैक लिस्टेड आपको ही करना पड़ा, तो सवाल तो फिर विरोधी ये पूछते रहे कि आप लोगों को पता ही नहीं कि किस जिले में किस हुनर की जरूरत है, कहां पर कौन सी एजेंसी होनी। नहीं, ऐसा नहीं है, पता लगती साथ ही किया, पहले किया। ये तो मैंने पिछली टर्म में किया था, पिछली टर्म मेरे पास ये भाग था, हमने पिछली टर्म में भी किया, हाथे के साथ ही किया। हमने सर्वे कराया किन किन लोगों के पास अपने टारगेट पूरे नहीं किए, क्या क्यों नहीं किए, या जिन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट देने का काम किया तो उनको मैं निकालने का काम किया। ठीक, कई पुरानी मशीनें हैं, आप ITI की थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी? अभी पुरानी मशीनों की समस्या थोड़ी है, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में, यानी इस बजट से पहले वाले बजट में, हमारे विभाग को पूरे देश भर के 60,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट देने का काम किया, और प्रदेश सरकार ने उसमें से अपनी 250 ITI को डेवलप करने की योजना केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे विभाग के मंत्री हैं, उनको मैंने रखा, और यूपी को भी अभी हम PM सेतु के अंतर्गत उनको हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने 2 प्रोजेक्ट उसके अंदर लिए हैं, मेरठ मंडल को और सहारनपुर मंडल को हमने पायलट के रूप में लिया है उसमें, और उसको आगे बढ़ाने का लेकिन बहुत स्पीड स्लो है। मैं आने वाला था PM सेतु पर, बहुत स्पीड स्लो है। आप इतनी तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अगर पुरानी मशीनों के दम पर आप चाहेंगे कि आपका विभाग बहुत आगे चला जाए, तो ये क्या तार्किक है? देखिए, बजट का एक वैसा रहता है, एक लिमिटेड बजट्स होते हैं, जितनी डिमांड होती है उतने बजट नहीं होते हैं, पर फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने काफी सारा बजट इसमें देने का काम किया। और पुरानी मशीनों मैंने बताया आपको अभी कि जो हमने टाटा के साथ हमने किया, तो टाटा में लगभग आप समझिए हमारे पास 313 ITI से वर्किंग में है, और उनमें से हमने 215 ITI को हमने अपग्रेड कर दिया है, और बाकी को हम जल्दी हम करने वाले हैं, उनकी हम प्लानिंग हम कर रहे हैं। और उनमें नए स्टूडेंट्स को, जो नए एडमिशन होते हैं, नए बच्चे आते हैं, उनको हम नई टेक्निक, और हमने डबल कौशल विकास ठीक से हो नहीं पा रहा है, रोजगार मिलेगा कैसे? आप अभी थोड़ी देर पहले पायलट प्रोजेक्ट की बातचीत कर रहे थे, तो एक पायलट प्रोजेक्ट सियासत में भी इसीलिए शायद चल रहा है कि संभल का मुद्दा लेकर बीच में आया जाए। बाबर जैसे आतताई की जगह जो है वो उसके नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती है, क्या इसीलिए ऐसे मुद्दे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डाले ये नहीं। देखिए, आप दोनों चीजों को जोड़ नहीं सकते। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है कि देश को लूटने के लिए छोड़ दिया जाए, लोग आतंकी करते रहे, हमारा जपते रहे, ये नहीं हो सकता।
कि हम माला जपते रहेंगे, राम 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 करते रहेंगे, बाकी लोग देश को ढूंढ के भाग जाएंगे और हम कहेंगे हम कौशल, कहाँ कौन और बाबा हम है? करेंगे कौशल विकास करो। तो आज ये कहाँ नहीं हो कौन सा सकता, बाबा दोनों है? चीजें जरूरी हैं। तो आज कौन सा बाबा जहाँ है? गुंडागर्दी होगी उनका दमन भी करने का काम होगा, और जहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी या लोगों को प्रशिक्षण देने का भी काम होगा। नहीं तो आज कौन सा बाबर आ गया? अब ये विषय नहीं, आप जानते हो साईवाल की चर्चा आप कर रहे हो, अभी आप चर्चा उसी खुद ही कर रहे हो, मुझे क्यों कहलवाते हो? नहीं मैंने तो सारी ये बातें पूछा, पूरा समाज जानता है, पूरा आपने देश बोला जानता कि है। स्पीड स्लो है, आपकी बातों से ही मुझे लगा कि स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो नहीं। मशीनें आईटीआई में स्पीड- पुरानी पड़ी हुई हैं स्पीड तो स्पीड होने, मशीन अगर पुरानी है तो उनको लोढ़ा बना भेज दें क्या? बेच नहीं जा सकती हैं, वो काम आज भी करती हैं। मशीनों की स्पीड कम हो सकती है पर उनको मशीनों बेच नहीं सकते हैं, काम उन पर भी होता है, मशीनें खत्म नहीं हुई हैं, मशीनें वर्किंग में हैं आज भी। आप चलिए मेरे साथ किसी आईटीआई का विजिट करिए, मशीन आज वर्किंग में, कोई मशीन आपको बंद पड़ी नहीं मिलेगी। पर नई तकनीक के साथ हमने जोड़ने का काम किया है, नई टेक्निकल नई मशीनें आई हैं, और हमने आपको बताया कि नई इंडस्ट्री के साथ भी हमने जितने हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, वो आईआईए है, फिक्की है, ICI ऐसे है, उन सब के साथ हमने मीटिंग करके लोगों को मोटिवेट करने का काम किया, और वे लोग हमारे बच्चों को बुला करके ट्रेनिंग करवाने का काम करें। अप्रैल में इतना बड़ा काम हमारे यहाँ होता है जो ये डेस्क डिजाइनिंग का काम होता है, उनमें बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं। हमारे एक सेक्टर है फ्लेक्सी सिस्टम, तो फ्लेक्सी में उदाहरण में देकर के आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा ने या रेमंड्स ने और हमारे यहाँ आकर के सेंटर खोला, तो रेमंड्स उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है, हमारे बच्चों को उसका हम पेमेंट करते हैं, और डिजाइनिंग कैसे होगी, कटिंग कैसे होगी, प्रेस कैसे होगी, सीविंग कैसे होगी, और फिर अपने यहाँ जॉब देने का काम करता है। आप इसको अप्रिशिएट करिए, ये बड़ा काम हमारे यहाँ होता है। और उन बच्चों को महिंद्रा है, महिंद्रा अपने बच्चों को हमारे यहाँ ला करके, महिंद्रा आएगा हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देगा, फिर अपने यहाँ जॉब देगा। तो हम उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी संकल्प को पूरा करने की बात करते थे, उनका संकल्प था कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान। तो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन सब के लिए लगातार काम करते हैं जो उतने पढ़ने में सक्षम नहीं है, उतना IQ उनके हाई लेवल का नहीं है कि जो टॉपर हो सके, तो उनके भी परिवार में उनके भी परिवार के सपने होते हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का काम करें। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, यूपी की सियासत में मुजफ्फरनगर का नाम बहुत बार आता है और बहुत सारी वजहों से आता है। मुजफ्फरनगर दंगों की बातचीत आती है, CA के दौरान वहां पर कुछ लोगों की जान गई। क्या किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र को लेकर? मुजफ्फरनगर बहुत अच्छा है, एक जमाना था ये भी सब चीजें होती थी, आज नहीं है, और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा। अब आप आइए मुजफ्फरनगर, एक जमाना था, फिर आप पार्टी की चर्चा में पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कि जब लोग मुजफ्फरनगर निकलते थे, हरिद्वार ऋषिकेश जाते थे, तो लोग शीशे चढ़ाते थे, और चाय भी पीने नहीं उतरते थे, टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उतरते थे, ये हालत थी मुजफ्फरनगर की। आज आप जाइए हाईवे पे, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, दिल्ली से लेकर जयपुर तक, और मैं कई हाईवे चर्चा करूँ, इतने बढ़िया रेस्टोरेंट रिजॉर्ट जो आज मुजफ्फर हाईवे वो कहीं नहीं मिलेंगे। और लोग प्लानिंग करते हैं, दिल्ली से चलते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में मुजफ्फर में रुक करके ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, यह समय होता है। और आज किसी को डर नहीं लगता है, पूरा परसेप्शन आज 9 साल के अंदर बदला उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उन्हीं रेस्टोरेंट पर, उन्हीं ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। अब फिर आप उसी विषय पर आ रहे हैं, इसको विषय थोड़ा रेस्टोरेंट की बात आपने लोगों की। की भावना की बात करिए, आप मेरी बात मत करिए। आप लोग आपने रेस्टोरेंट की बातचीत की, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट से आपको नेम प्लेट आ एग्जाम्पल गया। देके समझाया कि आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, माताजी के साथ हो, आपकी माताजी मान लो होंगी ही कि शाकाहारी होंगी, और उनको किसी ऐसे ढाबे में बैठा दिया जाए धोखा दे करके कि वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनको कितना कष्ट होगा। उनकी भावना, उनकी माताजी की आंखों से आप पूछिए कि उस समय क्या होगा। वो अकेली होंगी, झगड़ा भी नहीं कर सकती, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हमने कहा कोई कुछ भी बेचिए, हमें आपत्ति नहीं है, लाइसेंस लेके बेचिए, लेकिन धोखा मत करिए, चीटिंग मत करिए, हमने ये कहा। आपने अपने विभाग में पिछले 5 साल में क्या उपलब्धि हासिल की, और चूंकि 1 साल में चुनावी है, तो अगले 5 साल का टारगेट क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इतनी सारी ITI को एक साथ डेवलप करना, उनमें नए इनोवेशंस करना, की चर्चा मैं कर चुका हूँ अभी आपसे। टाटा के साथ जो हमने किया है, इतना बड़ा इन्वेस्ट हमारे यहाँ हुआ है, उनको हमने करने का काम किया। हमने प्रत्येक जनपद में हर महीने 21 तारीख को हम रोजगार मेले लगाने का काम करते हैं। मंडलों पे हर 3 महीने में मेले लगाने का काम करते हैं। हमने लगभग इसी साल में अभी जो मार्च अभी आने वाला होगा, इसमें 80,000 युवकों को और युवतियों को हमने डिफरेंट अच्छी कंपनियों में उनको अपॉर्चुनिटी दिलवाने का काम किया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, मान लो रेलवे में जाते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो फिर उनका इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से जाते हैं। पर प्राइवेट सेक्टर में हमने लोगों को अपॉर्चुनिटी दिलवाने का काम किया। सरकारी स्कूलों की हालत अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, बहुत जगहों पर बहुत चिंताजनक भी है। आप दूसरी ओर इसरो स्पेस लैब प्रोजेक्ट की बातचीत करते हैं, महोबा के कुछ स्कूलों में ट्रांसफॉर्मेशन की बातचीत होती है। सबकी बात होती है।
अभी इतनी बड़ी एआई की एग्जीबिशन जिसका प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर शुभारंभ किया, तो क्या वो काम नहीं है? उससे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? देश भर के, दुनिया भर के लोग उसको विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तो हर सेक्टर में अलग अलग काम हो रहा है, हर डिपार्टमेंट अपना काम अलग अलग करता है। और मुझको लगता है देश जो उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकसित हुआ है और चीज़ों को हमने बढ़ाने का काम किया है। आर्टिफिशियल में बढ़ाया है, इकोसिस्टम में बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया है हमने। अभी इतना बड़ा एक्सपोर्टर आज उत्तर प्रदेश बना है। आज हम मिसाइल यहाँ पर बना रहे हैं, ब्रह्मोस लखनऊ के अंदर बना है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। उन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ मैंने विकसित करने का काम किया है। और मुझको लगता है कि जिस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उसका सपना और संकल्प जल्दी हम सब लोग पूरा करेंगे। और आप मेरठ में हाईकोर्ट की एक बेंच चाहते हैं, एम्स उस बेल्ट में नहीं है कोई जो पूरा नहीं, दिक्कतें हैं बहुत। तो कल मैंने उसकी सदन में चर्चा की और चूंकि एम्स हमारे यहाँ दिल्ली में है और दिल्ली में पूरे देश का प्रेशर रहता है और विदेश के लोग भी आते हैं और वहाँ पे उतनी जल्दी से एंट्री नहीं हो पाती पेशेंट की। और जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होता है फिर वो एम्स में जाता है, सामान्य पेशेंट तो जाता नहीं है। तो मेरठ मंडल में, सहारनपुर मंडल में, इवन मुरादाबाद मंडल में भी कोई अगर बन जाता है, एम्स बन जाता, तो हमारी प्रसन्नता होगी और उसकी डिमांड है। देश का सबसे बड़ा सूबा है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी आबादी है, युवाओं की भी सबसे बड़ी आबादी है। उन युवाओं को ट्रेन कैसे किया जाए ये आपके पास जिम्मेदारी है। इसीलिए कई बार देखिए रैलियों में सीएम योगी जो है वो बातचीत करते हैं घुसपैठियों को बाहर करो, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि सीएम योगी खुद घुसपैठिया है। अब ये घटिया गैर जिम्मेदार बातें, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। को जो व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर 6 बार सांसद रहे हों, दूसरी बार मुख्यमंत्री हों, उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए इतनी गैर जिम्मेदार टिप्पणी करना ये शोभायमान नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के मान लो मूल रूप से कभी रहे होंगे और संत के रूप में यहाँ पर आए, और तब तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, तब तो अलग अलग नहीं था। तो तब तो घर से घर के अंदर आए, तो घुसपैठे कैसे हो गए? जब वो आए तब तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग नहीं था, उसके बाद अलग हुआ। अब उनके पास जवाब नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट है इस समय। उनके पास कोई टिप्पणी करने के लिए, सदन में चर्चा करने के लिए विषय नहीं है, वो सदन का सामना नहीं करते हैं, बहिष्कार करके चले जाते हैं। अगर आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं तो आप सदन में आइए ना, सदन तो चर्चा करने के लिए। लेकिन क्यों मामला इतना पर्सनल हो गया है सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में? सब पॉलिटिकल बातें हैं, कोई विषय नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ठीक दिशा में काम करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता कि गुंडोगर्दी का दमन क्यों हो रहा है। नहीं, कभी वो घुसपैठिया कहते हैं, कभी वो बयान देते हैं कि कान छिदवाने से कोई संत नहीं हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि आप योगी होने का सर्टिफिकेट दीजिए। क्यों ये मामला पर्सनल क्यों हो रहा है? अब पसंद तो आप अखिलेश जी पूछिए तो अच्छा रहेगा, मैं अगली बार क्या जवाब दूँ? आज जब उनको बुलाइए, उनके कॉन्क्लेव करिए, उनको बुलाइए, तो मुझको लगता है अच्छा जवाब दे पाएंगे इस बात का। तो हमसे कोई प्रश्न हमारा हो तो आप हमसे पूछिए, हमने कोई टिप्पणी कहीं की हो, परफेक्ट जवाब सरकार में मंत्री हैं, आपके सीएम को लेकर ऐसी टिप्पणी आ रही है। हाँ, तो उसका जवाब देते हैं। कोई सीएम के बारे में अपशब्द बोलेगा तो उसका जवाब देंगे, कस के जवाब देंगे। तो क्या जवाब है इसका? मेरे को बताया मैंने आपको, गैर जिम्मेदार टिप्पणी कर रहे हैं, एकदम बेहुदा टिप्पणी है और किसी भी रूप में समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र है। तो चुनाव में यही मुद्दा रहेगा? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है, इतना काम हमने क्षेत्र में किया है, प्रदेश में इतना काम हुआ है, जनता को देखिए। चुनाव का मुद्दा जो मुझको सबसे बड़ी बात लगती है, लाखों करोड़ों लोग आपके इस शो को देखेंगे। सबसे बड़ा जो मुझको लगता है, कम शब्दों में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी हो सकती है, कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक विश्वास का माहौल, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, पॉलिटिकल लोगों पर विश्वास, जो पिता तुल्य व्यवहार। एक जैसे परिवार का मुखिया, वो किसी से उम्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उम्र में छोटे या बड़े हो सकते हैं, पर जैसे एक परिवार का मुखिया, परिवार के माता पिता, दादा दादी, जैसे परिवार की चिंता करते हैं, बेटे की जरूरत क्या है, बहू की जरूरत क्या है, नौकर की जरूरत क्या है, मकान में जरूरत क्या है, तो उन सबकी तरह यह चिंता करते, ऐसा एक चिंता समाज की हर चित की चिंता करने का काम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री करते हैं। आज प्रदेश की जनता, देश की जनता प्रधानमंत्री भरोसा कर रही है, यही हमारा चुनाव का मुद्दा है। उसी में से फिर विकास निकलता है, उसी में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। नहीं, उसी में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं अगर फिर सवाल करूं तो आप कहेंगे कि आप वही बात फिर लेकर आए, फिर उसी में औरंगजेब की बात आ जाती है, उसी में बाबर की बातचीत आ जाती है, उसी में कोई नारा दे देता है तेल लगा दो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। फिर नहीं, इन सब की बात होनी चाहिए। वो बातें पुरानी थी, जब राम जन्मभूमि कानून चल रहा था उस समय ये हुआ था, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अब बाबर आता था ही था, देश को छोड़ के चला गया, उसकी कब्र यहाँ पर नहीं है, उसकी कब्र बनाने की लोग बात करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या लोगों को पढ़ने दें, गुंडागर्दी करने दें, कुछ भी करने देंगे?
तो फिर तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, घर के अंदर बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अगर सबको स्वतंत्र फ्री कर देंगे, आप कुछ भी करिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। जो आताताई होंगे वो किसी ना किसी को रोकने का काम तो होगा ना, ऐसे कैसे होता है। एक प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हैं, प्रवीण योजना, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 9 से 12 के छात्रों को हर दिन 1.5 घंटे का हम कौशल परीक्षण देंगे। अभी कितने लोगों को दे रहे हैं, आगे क्या टारगेट, बजट में कोई प्रावधान जो अभी पेश हुआ? अभी मैंने आपको चर्चा की थी इसकी। पिछली बार हमारे पास 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, तो हमने 150 कॉलेजों के अंदर ये कार्यक्रम शुरू किया। इस बार हमारे पास उसी को बढ़कर के 500 करोड़ रुपए का हमको उसको बजट इस बार मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री ने देने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और इनको बढ़ा करके हम इसको 2,500 कॉलेज तक इसको लेके जाएंगे। इतना विभाग आपका महत्वपूर्ण है, युवाओं को आगे ले जाने का, देश युवा अपने कंधे पर लेकर चलेंगे, फिर भी लाइमलाइट में क्यों नहीं रहता है? कभी कोई बहुत बड़ा काम हो गया इस तरीके से, बहुत कोई हेडलाइन नहीं आ जाती है अचानक से? लाइमलाइट में ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री भैया चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री हमारे भाग की प्रशंसा की है। और जितना देखिए, सब चीज़ अल्टीमेटली पीछे तो बजट ही रहता है, तो उस बजट की जितना हमको मिलता है उसका हम काम कर रहे हैं। वो लोगों को दिख भी रहा है और वो धरातल में भी दिख रहा है। और उसके लिए चूंकि सामान्यतः लोगों को दिखता नहीं है, चूंकि सबकी नजर थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट पर रहती है, बड़ी इंडस्ट्री पर रहती है, इसलिए आपको लगता है कि लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जितनी आज इंडस्ट्री चलती है, जितने सेक्टर, जितने आप जिस होटल में यहाँ बैठे हैं, इसमें हजारों लोग होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन कितने लोगों से बात करते हैं? मैनेजर से बात करते हैं, बाकी स्टाफ से कोई बात नहीं करता है, लेकिन काम तो सभी का है, भूमिका एक बहुत बड़ा संकट है, और बहुत बड़ा संकट एआई को लेकर है कि युवाओं के भविष्य पर संकट इसलिए क्योंकि एआई बहुत सारी नौकरियां खत्म करने जा रहा है। देश में इस समय ग्लोबल एआई समिट भी हो रही है, प्रधानमंत्री ने कल इसका उद्घाटन भी किया था। तो क्या ट्रेनिंग है कि एआई इनेबल्ड हम युवा कैसे तैयार करें उत्तर प्रदेश में, या फिर इससे हम ओवरकम कैसे करेगा उत्तर प्रदेश? कुछ है प्लान आपके पास? देखिए, एआई की इतनी बड़ी समिट आज 5 दिन की दिल्ली के अंदर भी है, और एआई बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो मुझको लगता है कि जब कंप्यूटर आया था तब भी लोगों को लगा था कि कंप्यूटर से रोजगार खत्म हो जाएंगे। जब जेसीबी मशीनें आई थी तब भी लोगों को लगा था कि काम खत्म हो जाएंगे और लेबर खत्म हो, लेबर का काम खत्म हो जाएगा। आज इतनी बड़ी मशीनों, इतने बड़े बड़े पुल बनते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं, इतने बड़े आरटीएस बनता है। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक आरटीएस बना, 2 साल के अंदर, लगभग 2.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट तैयार हो गया। इतने बड़े बड़े पुल बनते हैं, तो रोजगार खत्म नहीं बनते हैं, बल्कि तेजी के साथ विकास होता है। और मुझको लगता है एआई को थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एआई का कुछ लोग मिसयूज भी कर रहे हैं या करने की संभावना है, उस पर ब्रेक लगे, इसकी चिंता सरकार कर रही है। नहीं, लेकिन कंप्यूटर और एआई, कपिल जी, दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जहां एआई आपका पर्सनल एजेंट हो सकता है, कई सारे सॉफ्टवेयर और खुद डिजाइनर, बहुत सारी नौकरियां, आईटी पूरा फील्ड जो है कोलैप्स कर सकता है। अब कोलैप्स नहीं करे उसके लिए भी प्लानिंग सरकार के पास अंडर प्रोसेस है, उसकी चर्चा हो रही है कि एआई का मिसयूज करके कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे एआई का मिसयूज होकर के किसी को नुकसान हो जाए। पर एआई हर सेक्टर में काम करेगा, ड्राइविंग के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मौसम के सेक्टर में, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए। अब आपको बहुत थोड़े से समय में आपका हेल्थ कैसी है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको तुरंत बता देगा। तो डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है तो उसके अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी भी, ऐसा नहीं कि खत्म होंगे। उसके कारण से टेक्निक के माध्यम से लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, गाँव गाँव तक पहुँचेगा। और चीज़ें खत्म नहीं होती हैं जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार होता है। नहीं, कौशल विकास में आपको नहीं लगता कि एआई कौशल विकास करने की जरूरत है? एक हम हरित क्रांति की बातचीत करते रहे, दुग्ध क्रांति की बातचीत करते हैं, आपको नहीं लगता एआई कौशल क्रांति की जरूरत है? अभी उसी का पार्ट है, आपने नया शब्द दे दिया तो एआई कौशल क्रांति में नाम जोड़ देंगे आपके सुझाव के कारण। पर वो नहीं है, एआई ऑलरेडी हमारे यहाँ है, हम उसको काम कराते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग हम कराते हैं। और एआई छोटा सेक्टर नहीं है, डिफरेंट, जैसे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री क्लासेज होती हैं, उसी सेक्टर में एआई का भी एक डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जिनको लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा। तो प्राइमरी स्टेज पे उसको हमने सिखाया। ड्रोन हमारे यहाँ चल रहा है। अब ड्रोन में आप देखिए, पहले एक एग्जाम्पल समझिए, एक किसान पीछे मशीन बांध करके उसमें पेस्टिसाइड डाल करके और हाथ से मशीन चलाता हुआ पूरे खेत के अंदर चलता था, और कई बार बीमार हो जाते थे लोग, उनको पेस्टिसाइड को चढ़ जाती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी। आज ड्रोन आया तो ड्रोन ने पूरा उसमें डालिए कि इतना लीटर, इतना केमिकल, और वो इतने किलोमीटर, इसका इतने एकड़ का स्प्रे करके आएगा, तो जाकर करके वापस आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी का, तो आप भी समझते हैं, हम मुझसे पूछे हुए हैं कि टेक्नोलॉजी का लॉस नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के नारे दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश कब बनेगा?
है ना? क्या कमी है मुझे बताइए। 9 लाख युवकों को सरकारी नौकरी मिली। अभी भी युवा सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां मिल जाती हैं उनको कई जगहों पर। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मन ठीक है वो तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्रदर्शन करना है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों के सेक्टर अलग अलग हैं। तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मन ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक नहीं है। कर कुछ ये किसी चीज से प्रेरित हो गए लोग ऐसा करते होंगे, पर 9 लाख सरकारी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार के। तो आप चाहते हैं कि युवा सड़क पर ना उतरे? युवा सड़क पर आने को मतलब नहीं है, आना भी नहीं चाहिए उसको। क्यों? पर मैं ये कहूंगा कि तैयारी करिए। कंपटीशन इतनी सारी वैकेंसियां निकलती है, लगातार तैयारी होती है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है। पुलिस के अंदर महिलाओं को भी, बेटियों को भी, युवाओं को भर्ती होने का मौका मिला नहीं है। नहीं, पेपर लीक हो जाए, भर्तियां रद्द हो जाए, उन पर कार्रवाई हुई है, नोटिफिकेशन में उन पे गलतियां हो जाएं, और आप जो चाहते हैं, पेपर- आप ये कह रहे हैं कपिल जी की युवा सड़क पर ना उतरे। जो पेपर लीक हुए उन पर कार्रवाई हुई है, उनका भी अप्रिशिएशन करिए। वो पकड़ के वो जेल डाला गया, उन पर रासुका लगाई गई, उन पर कार्रवाई हुई है। और अभी पिछले 2 साल से कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ, चीजों को कंट्रोल किया गया है। वो भी जमाना था, जरा पिछला जमाना भी याद करके, ब्लैक बोर्ड पर बोल करके नकल होती थी, और जो बच्चा 50% वाला था वो 50 पर रह जाता था, जिसकी 40% वाला 80% में पहुंच जाता था। ये भी आपने कुछ 10 साल पहले ही देखा है। तो चीजों को रोकने का काम हुआ है। अच्छे टीचर्स को लेकर, स्किल्ड टीचर्स हो या टीचर्स, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी मन खराब है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, सबके अपने अपने एजेंडे हैं और किसी चीज को लिमिट नहीं है। सरकारी नौकरी के अंदर बेसिक शिक्षा में हमने 1,65,000 लोगों को नियुक्ति देने का काम किया, माध्यमिक में भी दिया, डिग्री कॉलेज के अंदर भी देने का काम किया। अभी और बहुत सारे लोग बचे हैं जिनको नहीं मौका मिला, तो डिमांड करते हैं भाई हमको मौका मिलना चाहिए। तो जो नौकरी मांगने का काम करें, चाहे प्रदर्शन करने का काम करें, तो फिर एसोसिएशन रहती है, सबके बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे रहते हैं। नहीं, मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि शिक्षा मित्रों की मिली नौकरियां चली गई, उनको मानदेय बढ़ाने की बातचीत हो रही थी, पिछले 2 साल से हो रही है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो इससे आपको नहीं लगता अभी कि मुख्यमंत्री डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनका कौशल कम मैं हो? मुख्यमंत्री धन्यवाद करूंगा, कल ही उन्होंने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है, हाउस के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन वो क्या पर्याप्त है? पर्याप्त तो कितना भी नहीं होता। पर्याप्त जो आपको और मुझको मिलता है वो भी पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो किसी का नहीं होता। पर्याप्त हो तो लाइफ एंड हो जाएगी। पर्याप्त तो जीवन में कोई चीज हो नहीं सकती। पर्याप्त का कोई एंड नहीं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी प्रमोशन होता रहे, अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, जिसको जो मिला। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यूपी में बेरोजगारी नहीं है? अब ये विषय नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं तो फिर हमारे पास काम करने का सेक्टर ही खत्म हो जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको हम स्किल्ड भी कर रहे हैं, उनको हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी उनको हम काम देने का काम है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़े हैं, आप उनकी प्रशंसा करिए। इतनी सारी इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं, उनमें भी बहुत सारे काम उनको मिलने के काम होंगे। अभी नोएडा कितना बड़ा हब बना है, अभी इतना बड़ा जो एयरपोर्ट जेवर के अंदर बनने का काम हुआ है, इतने सारे एयरपोर्ट बने हैं, इतनी रेलवे कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, बसें बढ़ रही हैं, कि सेक्टर में काम नहीं बढ़ा तो क्या वो युवाओं के बिना हो जाएगा? वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, लोग काम कर रहे हैं, तो काम करें। देख, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार नौकरियां नहीं देगी, युवा अपना रास्ता खुद तलाशे? मैं ये कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जिसको काम करने की ट्रेनिंग है, जिसने काम सीखा है, जिसका हुनर है, वो खाली नहीं रह सकता। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे विभाग से जुड़िए। तो ये वही बात हुई ना कपिल जी, तो उन युवाओं आप के कह रहे लिए हैं जिसके पास हुनर है वो खाली नहीं बैठेगा, यानी हम नौकरी नहीं देंगे, जिसके हाथ हुनर है वो अपना काम खुद अब तलाशे। ऐसा क्वेश्चन तो आपका थोड़ा मतलब अजीब सा क्वेश्चन हो गया। हम नौकरी नहीं, नौकरी कैपेबिलिटी के आधार पर मिलती है। नौकरी ऐसा नहीं है कि मैं मंत्री हूँ, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा, आइए आप किसी कंपनी में नोवा टाइम्स में किसी को बुला के चल बेटा कल से 50,000 रुपये की नौकरी तेरी पक्की। जिसके पास स्किल्ड होगा, जो टैलेंटेड होगा, जिसके पास IQ जिसका होगा, उसको आप नौकरी दो। आप कितने लोगों को नौकरी देते हैं? तो यूपी का युवा टैलेंटेड नहीं है, जिसके पास टैलेंट है उसको नौकरी दोगे, उसको आप रखोगे। तो यूपी का युवा और आप टैलेंटेड, दूसरे जो चैनल है उनसे भी लोगों को तोड़ करके लाते हो, जिसके पास स्किल होता है कि चल बेटा तू मेरे यहाँ काम कर, हम तुझे 50,000 रुपये बढ़ा कर तो देंगे। यूपी का युवा टैलेंट ऐसा नहीं है साहब, सबकी पोजीशन एक सी है, हमारी आगे पोजीशन एक सी है। आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन सबकी बात, जिसके पास टैलेंट है उसी की वैल्यू है। यूपी का युवा टैलेंटेड नहीं है? नहीं, टैलेंट है ना, किसने मना किया? किसने मना किया? टैलेंट है ना, तो टैलेंट क्रिएट करिए ना, सीखिए। किसने मना किया? टैलेंट क्रिएट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। डेप्थ में जाके जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी, मैं पपूरा बुढ़ंदरा रहा किनारे बैठी। अगर आप किनारे बैठे रहोगे तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप जाओगे, डेप्थ में जाओगे, ढूंढोगे, कोशिश करोगे, परिश्रम करोगे, तो अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रोजगार मेले लगते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि रोजगार मेले लगाने से क्या होगा, नौकरियां तो दी नहीं जा रही हैं। अधिक हमारी जवाबदेही इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए है। अखिलेश यादव सदन में आए, वहां पूछे, ठीक है ना, उसका भी जवाब हम देंगे। तो जिस जनता ने हमको प्रदेश में सरकार चुना करके दिया,
विधायक जिन्होंने अगर भेजा, सांसद चुन करके भेजा, उनके प्रति हमारी जवाबदेही है। उनको हम जवाब दे रहे हैं, उनको सेटिस्फाई भी करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाने का काम। क्या रोजगार मेले का क्या टारगेट है आपका? कोई डेटा देंगे? कितने रोजगार मिले, कितनी नौकरियां उनके जरिए दी गई? मैंने बताया भी आपको। और प्रति महीने, हर महीने 21 तारीख को तो परमानेंट हर हमारी नोडल ITI पे रोजगार मेला होता ही है। और कंपनियां आती हैं, कंपनियां आकर उनको सिलेक्शन करती हैं और सिलेक्शन करके उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम करती है। और जैसी जैसी कैपेसिटी होती है, फिर वो विषय आता है, जिसका जो कितना कैपेबल होता है उसके हिसाब से उसको उतना स्थान मिलने का काम होता है। नहीं, फिर तो एक जवाब आपके पास है कि कोई बेरोजगारी का सवाल ही ना पूछे, क्योंकि जिसको रोजगार नहीं मिला आपकी मैंने परिभाषा कब के हिसाब से वो कैपेबल ही नहीं है। नहीं, मैंने ये कब कहा? और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं, दोबारा तैयारी करेगा, तीसरी बार तैयारी करेगा। इसमें कौन सी बात है? सब करते हैं, हर नहीं, बार। आपने ही कहा ना, जिसके पास कैपेबिलिटी होगी, हम कोई ऑफर लेटर लिख के तो दे नहीं देंगे, जिसके पास कैपेबिलिटी होगी वो नौकरी पालेगा। हाँ, तो ठीक बात है, कौन सी बात है? तो जिसके पास नहीं नौकरी है वो कैपेबल नहीं है? नहीं, ये नहीं कहा। जिसके पास कैपेसिटी उसको नौकरी है। आप दूसरा, आप उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करें। ऐसे ट्विस्टिंग में नहीं आऊंगा मैं आपकी। आपने कहा, मैंने कहा जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास स्किल है, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मैंने ये कहा। चुनाव में आपके पास क्या 3 मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए? क्या मेरे क्षेत्र क्या का- एजेंडा लेकर जाएंगे आप? मेरे जनता से मेरा संपर्क, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं। नहीं, युवाओं के लिए क्या एजेंडा रहेगा? बता रहा हूं मैं क्योंकि विधानसभा में तो फिर मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे, मुजफ्फरनगर से फिर मैं सवाल वही पूछूंगा, देखिए, चुनाव में आप तो कहेंगे वहां क्यों लौट कर? चुनाव मुझे अपने क्षेत्र से लड़ना है, ठीक है ना? तो प्रदेश के युवाओं के लिए आप कोई एजेंडा हाँ, नहीं तो देंगे? बता रहा हूं मैं आपको। हमने अपने क्षेत्र में जनता से सदा संपर्क, नंबर 1, उनकी भावनाओं का सम्मान, उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर, उनको नई तकनीक के साथ जोड़ने का काम करना। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के भर के अंदर बनकर खड़ा हुआ है। हमने सबकी भावनाओं का सम्मान रखा है, सुरक्षा का माहौल दिया है, किसान को खेत का पानी दिया है। हमने अभी गन्ने का 30वें मूल्य बढ़ा करके और किसान को उनकी भावनाओं का सम्मान करने का हमने काम किया है। और 100% भुगतान ठीक हमने करने का काम किया है। यानी चीज, और जो टेक्निकल से हमारे सेक्टर हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे जो हमारे जितने बिजनेस ग्रोइंग हैं, MSME हैं, उन सबको हमने बढ़ाने का काम किया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। एक बार जोरदार तालियां। युवा आपके एजेंडे से कितना सहमत है ये तो पता चलेगा, साल भर से भी कम का वक्त है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।